good evening everyone. Welcome again to Clear IAS channel. My name is Jaya and आज मैं थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट लेके आई हूँ महाजनपदास का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक या इस टॉपिक से तो वो भी मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑल्सो प्लीज गो चेकआउट क्लियर IAS वेबसाइट। वहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। सो अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। महाजनपदास पार्ट थर्ड। तो पहले महाजनपदा में हमने मोनार्कीज देखा, सेकंड में हमने मोनार्कीज और रिपब्लिक्स दोनों देखा और हमने जो है इन ऑल फंक्शनिंग देखा महाजनपदास का, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन ऑल हमने वो देखा सेकंड पार्ट में। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में हम सेपरेटली पढ़ेंगे रिपब्लिक का एंड फिर पढ़ेंगे मोनार्कीज का। अलग अलग हम लोग उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो पहले आता है रिपब्लिक्स। रिपब्लिक्स में आपका पहले हम क्या होता है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक बेसिकली क्या है आपका, वो जगह है, वो प्लेस। रिपब्लिक हम गन जो होता है, गन हम उस किंगडम, उस प्लेस को बोलेंगे जहाँ पे इगैलिटेरियन सोसाइटी है। ठीक है, गन का मतलब यहाँ दिखाया गया है इगैलिटेरियन, मीन्स जो क्लेम करते हैं इक्वल स्टेटस। एंड संघ जो हो गया असेंबली हो गया। तो क्या हो गया, इगैलिटेरियन असेंबली या इगैलिटेरियन सोसाइटी को हमने यहाँ पे गण संघास बोला है। ठीक, फिर द रिपब्लिक रूल्ड ओवर अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया एंड कैन बी सीन एज प्रोटो स्टेट। अब ये प्रोटो स्टेट का क्या फंडा है, तो बिकॉज ये जो आपकी गण संघ है, ठीक है, तो गण संघ हमारा क्या है, ये जो मोनार्की है हमारा, वो गण संघ से ही हमारा डेवलप हुआ है। ठीक, मोनार्की किससे डेवलप हुई है, मोनार्की हमारा गण संघास से डेवलप हुई है, बनी है। तो इसीलिए इसको एक तरीके से प्रोटो स्टेट बोल दिया गया है रिपब्लिक्स को। ठीक है, फिर जो गण संघास है इसको हम बोल सकते हैं जो मोनार्कीज हो गई। तो मोनार्कीज की जो नॉर्दर्न पेरिफेरी है, वहां जो मोनार्कीज की नॉर्दर्न पेरिफेरी में गण संघास आता है। जैसे फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज बोल देंगे एंड मोस्टली ईस्टर्न यूपी और बिहार में, बिहार साइड में ये हमारा गण संघास है। एंड ये थोड़ा हिली और एक लेस फर्टाइल एरिया में आता है। एंड ऑल्सो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया या मॉडर्न पंजाब बोल सकते हैं, यहाँ पे भी हमें गण संघास दिखाई देते हैं। ये हिमालयन रीजन में बेसिकली इसलिए होते हैं बिकॉज इनकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो मोनार्कीज के साथ मैच नहीं करी। ठीक, तो फिर मोनार्कीज ने इनको ढकेलते 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 लेस फर्टाइल एरिया में ऊपर की तरफ भेज दिया। तो ये हमारा इसीलिए गण संघास में सिर्फ यही मिलते हैं। फिर साइज ऑफ स्टेट जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू मैग्नेटिक प्लेन। जब साइज स्मॉल होता है तो ये लोग अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं एक रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। दो टाइप ऑफ रिपब्लिक्स होते हैं, पहले जिसमें सिर्फ एक सेक्शन ऑफ क्लैन होता है, ठीक, जैसे साक्यास, कोलियास, मल्लास, सिर्फ एक ही क्लैन है यहाँ पे। और दूसरा क्या होता है कि जब बहुत सारे क्लैन एक कॉन्फेडरेसी फॉर्म कर लेते हैं, जैसे वजिस, अब वजिस में हमारा लिच्छवीज भी आ गया और क्लैंस आ गए, यादव में भी हमारे क्लैंस हमने पीछे देखे थे। तो जब एक ही क्लैन बहुत सारे, एक क्लैन के अंदर बहुत सारे क्लैन आ गए, ठीक है, मतलब बहुत सारे क्लैन है एक ही जगह पे, तो वो कॉन्फेडरेसी फॉर्म करेगा। तो वो हमारा सेकेंड कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट इज गण संघास जो है, ये ट्रांजिशन है ट्राइबल क्लैन इनटू मोनार्की ऑफ जनपदास। तो पहले क्या होता है कि जैसे मैंने बताया प्रोटो स्टेट है, तो पहले ट्राइबल फॉर्म ऑफ ट्राइबल थे। ठीक है, हमने अगर लेटर वैदिक पीरियड तक, वैदिक एज तक हमने देखा है कि एक ट्राइबल टेरिटरी थी, ट्राइबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। फिर अब क्या हुआ, ये गण संघास भी ट्राइबल ही थे, फिर ये ट्राइबल से इवॉल्व होते 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 ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गए थे। अब अगर हम पॉलिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की बात करेंगे तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि जो गण संघास होते हैं, ठीक है, गण संघास में जो हेड ऑफ फैमिली होती है वो एक क्लैन को बिलोंग करती है, ठीक है, या फिर चीफ। एंड इफ देयर वर मोर देन वन क्लैन, ठीक, अगर एक ही क्लैन है तो हेड उस फैमिली का हो गया। अगर बहुत सारे क्लैन है तो हर एक क्लैन से एक एक चीफ आ जाएगा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा अपने अपने क्लैन का। ठीक, फिर देयर वर असेंबलीज टू गवर्न द टेरिटरीज। असेंबलीज होती हैं जो टेरिटरीज को गवर्न करती है। इसका एग्जांपल जैसे कि अब बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, ठीक, अब क्या होते हैं, अब इलेक्शंस होते हैं, ठीक, तो अब अपनी अपनी जब हम लोग इस पे जाते हैं राज्यसभा के इलेक्शन में, हम लोग जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं वो अपने अपने कुछ सीट्स फिक्स्ड होती हैं, फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे भेजती हैं, फिर वो लोग अपने में करते हैं, फिर उनका इलेक्शंस उधर होता है।
सो यही इस तरीके से यहाँ भी है कि बहुत सारे क्लैन है, तो वो लोग अपने एक पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे और वो लोग फिर एक जो कॉन्फिडेंसी बनती है उसमें भेज देते हैं और फिर वो उस क्लैन के चीफ बन जाते हैं। Then right to govern the territory were given only to a few ruling families or clan and they alone were the members of the assemblies. ठीक। अब यहाँ पे भी कुछ तो हिंड्रेंस है, यहाँ पे भी कुछ डिमेरिट्स थे कि अब यहाँ पे जो टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए सिर्फ कुछ ही रूलिंग फैमिलीज या क्लैन अलाउडेड थे एंड उन्हीं जो रूलिंग फैमिलीज और जो पॉपुलर फैमिलीज या क्लैन थे उन्हीं के मेंबर्स जो है असेंबली में जा सकते थे। बाकी के जो कम्युनिटीज के जो मेंबर हैं उनके पास कोई भी राइट नहीं था कि वो गवर्न करे टेरिटरी को इन द गवर्नेंस ऑफ देयर क्लैन देयर टेरिटरी। बाकी के मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं था, उनको कोई भी राइट नहीं था। तो यहाँ पे भी एक डेफिशिएंसी हमको देखने को मिली। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्राइब्स एंड हेड ऑफ फैमिलीज मे सैट इन पब्लिक असेंबली ऑफ द कैपिटल। पब्लिक असेंबली को संथागरा कहा गया है। ठीक। तो जो रिप्रेजेंटेटिव थे ट्राइब्स के एंड जो हेड थे फैमिलीज के वो एक पब्लिक असेंबली में बैठते थे जिनको हम संथागरा कहते हैं। और पब्लिक असेंबली वो एक कैपिटल जो थी, जैसे कि हम लिच्छवी की पढ़े, लिच्छवी की कैपिटल क्या हुई, वैशाली, तो वैशाली में एक पब्लिक असेंबली हुई ऐसा। फिर ट्राइबल असेंबली को प्रिसाइड होता था वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव जिसको राजा या सेनापति कहते थे। The office of the chief executive of the tribal state was not hereditary, he was more a chief than a king। अब मोनार्की में हम आगे बढ़ेंगे कि वो हेरिडिटरी थे। ठीक है। किंग आए, अब की राजा है तो राजा का बेटा आएगा। ठीक है। उसके बाद ऐसे पूरा हायरार्की चलती थी, हेरिडिटरी रहता था पूरा। तो इसमें क्या है, इसमें जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि जो वहां पे पॉपुलरली वो इलेक्ट करते थे एक चीफ को और वो फिर जो है उस ट्राइबल स्टेट को चलाते थे। और इम्पोर्टेंट इश्यूज जो होते थे वो असेंबली के सामने डिस्कस किए जाते थे एंड कोई भी डिसीजन, मतलब अगर कोई एब्सेंट है, ठीक है, अगर जैसे कि किसी गण संघाज में, अब ये इगैलिटेरियन कैरेक्टर है, तो अगर इसमें किसी किसी ने अपोज कर दिया किसी डिसीजन को, कुछ नंबर ऑफ पीपल ने अपोज कर दिया डिसीजन को, वो मेंबर्स ने अगर डिसीजन को अपोज कर दिया तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जाता था। तो यूनानिमिटी जो थी वो यहाँ पे बहुत जरूरी थी, सबके ओपिनियंस मैटर करते थे। This has given the rise to much trumped notion of some historians that monarchical states of post-Vedic period were truly democratic in character। तो इसमें कुछ नोशंस थे हिस्टोरियंस के कि जो नॉन मोनार्कियल स्टेट था पोस्ट वैदिक पीरियड में वो हमारा एक पूरा डेमोक्रेटिक कैरेक्टर था। ठीक है। वहां पे हम लोग जो है सबकी बात सुनना रहना जरूरी था, सबके व्यूज ओपिनियंस को रिस्पेक्ट करते थे। सो इसीलिए इसको हमने डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हमने बोला है नॉन मोनार्कियल स्टेट को। फिर वोटिंग जो होती थी सलाखास से होती थी। अगर सलाखास क्या होता था, एक वुडन का पीस होता था। ठीक है। इतना बड़ा सा एक वुडन का पीस होता था, उसको सलाखास बोलते थे। तो वोटिंग क्या होती थी, इस सलाखास से ही होती थी। और सलाखास को कलेक्ट करने के लिए सलाखा गहापकास होते थे, वो इस जॉब के लिए इस जॉब के लिए बने थे। एंड इस जॉब का इलेक्शन कैसे होता था, कैसे चूज करते थे, उनकी अगर किसी इंसान की ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी को देख के उस इंसान को उस जॉब के लिए चूज किया जाता था। फिर आता था गनापुर का। गनापुर का क्या करता था, जो he was responsible to ensure the presence of quorum and which was required for major delegations। जो presence of quorum था वो गनापुर का responsible थे उसके लिए। असेंबलीज अब डोमिनेटेड बाय ओलिगार्क्स। अब हम अगर देखेंगे तो इसमें भी, ठीक है, ये जो हमारा आता है गण संघराज आता है, तो ये भी प्योरली रिपब्लिक, प्योरली डेमोक्रेटिक नहीं था। बिकॉज हम आगे देखें जो असेंबलीज थी, तो असेंबलीज में क्या था कि जो पॉपुलर फैमिली जो थी, ठीक है, जो बड़ी फैमिलीज थी, क्लान्स थे, उन्हीं के लोग मेंबर बन सकते थे इस कमिटी, इस असेंबली के, एंड बाकी लोग नहीं बन सकते थे, तो उनके ओपिनियंस को नहीं सुना जाता था। तो ये एक तरीके से ओलिगार्क्स था, डोमिनेटेड बाय द हायर एलीट क्लासेस। रियल पावर जो थी वो ट्राइबल ओलिगार्क्स एलीट लोगों के पास ही थी। द चीफ जो वाज असिस्टेड बाय नंबर ऑफ मेंबर्स इन कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सच एज ट्रेजरर्स एंड कमांडर्स। तो ये रिपब्लिक था। ठीक। और अगर हम देखें तो, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटी में देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था इनका। देन गना संघ बेसिकली सेंट्रलाइज थे एक वेट राइस प्रोड्यूसिंग एरिया का, एंड कैटल रियरिंग भी यहाँ पे एक तरीके से इंपॉर्टेंट था इन द एरियाज ऑफ पंजाब एंड द्वाब।
अब अगर जैसे कि उनका कोई भी मैटर अब वोटिंग के लिए हो रहा है, अब कोई मैटर रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहा है डिस्कशन के बाद, वोटिंग के बाद, तो जो ओपिनियन जो मेजॉरिटी का होता था वो ले लेते थे। अगर मतलब यूनानिमिटी अगर नहीं है तो मेजॉरिटी का ओपिनियन ले लिया गया था, ठीक? एंड जो भी असेंबली जो भी प्रिसाइड होगी वो जो हेड ऑफ द क्लैन होगा वही करेगा। तो यहाँ पे भी हमें एक तरीके से थोड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला ही था, ठीक? क्रिमिनल्स जो थे उनको एक इलैबोरेट जुडिशियल प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। एंड जो पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट था बेसिकली गणा संघास में, वो एक तरीके से ओलिगार्की था, जैसे मैं पहले बताई, एलीट था। एंड डेमोक्रेसी जो थी वो एक तरीके से सिर्फ रूलिंग फैमिली के पास थी। तो ये पूरी तरीके से भी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिक नहीं हो पाए थे बिकॉज रूलिंग फैमिली रूल करती थी यहाँ पे। तो ये यहाँ पे डेफिशिएंसीज भी थी। नाउ सोसाइटी ऑफ द रिपब्लिक गणा संघास, तो the origin of the republic has been traced to the reaction against pattern of life that evolved in the later Vedic period. It was directed against the hereditary kingship, bolstered up by the Brahmanas who arrogated to themselves all the rights and privileges. The new movement against Vedic orthodoxy derived inspiration from a tradition about the remote past when there was no one distinction, no domination by the upper classes on the lower ones, and no coercive oppression of people by hereditary king. तो ये जो सोसाइटी जो रिपब्लिक जो गण संघास कैसे आए, तो जब हम लेटर वैदिक पीरियड में हम जब बाद में सोसाइटी में पढ़ते हैं तो वहां पे हम उपनिषद के बारे में पढ़ते हैं कि वहां पे कुछ लोग थे लेटर वैदिक पीरियड में जो अगेंस्ट थे ये हेरिडिटरी किंगशिप एंड ब्राह्मण्स के, इन सबके ब्राह्मण्स रिचुअल्स इन सबके अगेंस्ट थे। देवर सेइंग कि ये आप थोड़ा सा जो ये सारी डेफिशिएंसीज, ये सब जो इविल्स हमारी सोसाइटी में है, वन डिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, डोमिनेशन ऑफ अपर क्लास, ये सब है, इसको थोड़ा सा आपको कम करना है, इसको हटाओ, इसे हम नहीं बिलीव करते, ये हम नहीं मानेंगे, ठीक? बिकॉज ये हमारी सोसाइटी में एक इविल फॉर्म कर रहा है। तो ये जो रिपब्लिक थी ये इसी रिएक्शन की वजह से आई थी, उन्हीं जो हेरिडिटरी जो किंग्स की जो ऑपरेशन था लोगों के ऊपर, ब्राह्मण्स रिचुअल्स की वजह से इतने सारे एनिमल्स सैक्रिफाइसेस, ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, इतना सब कुछ होता था, एंड राइट्स एंड प्रिविलेजेस सिर्फ अपर क्लास को देना। तो ये सब के अगेंस्ट जो एक कम्युनिटी आई थी, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने ये रिपब्लिक बनाई। तो ये वैदिक ऑर्थोडॉक्सी के जो थे ये बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। तो ये सब मिलके इन्होंने एक रिपब्लिक, एक गणसंघास बनाया कि अब हम इनको नहीं मानेंगे, हम अपनी एक खुद की कम्युनिटी बनाएंगे जहां पे हम एक तरीके से डेमोक्रेटिक रहेंगे, एक रिपब्लिक कम्युनिटी बनाएंगे, सबके ओपिनियन मैटर करेंगे, कोई वन डिस्टिंक्शन कुछ नहीं होगा। बट वहां पे भी हमने देखा, वहां पे भी सिर्फ रूलिंग क्लैन ही जो है रूल कर रहे थे। तो एक तरीके से पूरी तरीके से भी इन्होंने अडॉप्ट नहीं कर पाए थे ये डेमोक्रेसी वाला प्रोसेस, पूरी तरीके से भी अडॉप्ट नहीं कर पाए थे। कोई वन वन डिस्टिंक्शन तो नहीं था वहां पे, बट स्टिल जब गण संघास जो दो स्ट्राटा में जो डिवाइडेड थे उसमें तो डिफरेंस था ना। तो एक तरीके से वहां पे हम लोग क्लास के बेसिस पे देख सकते हैं, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे रिपब्लिक में डिस्टिंक्शन था। Since power was diffused in Gansanghas, stratification of society was limited and ramification of administrative and coercive authority was non-extensive. So इन्होंने एक तरीके से ये बोला है कि गणसंघास जो थे वहां पे स्ट्रैटिफिकेशन जो थी सोसाइटी की वो कम थी, वो ज्यादा नहीं थी। क्योंकि हम अभी अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, गणसंघास दो स्ट्राटा में ही डिवाइडेड है। वहां पे क्या था, वो चार हो गए, ठीक है? वहां पे पहले क्षत्रिय, ब्राह्मण, उसके बाद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वहां वर्ण सिस्टम ऐसा, और भी फिर और भी अपर क्लास, लोअर क्लास, ऐसे बहुत डिविजन्स थे मोनार्कीज में। सो इनका जो स्ट्रैटिफिकेशन था वो लिमिटेड था, दो ही में था, एक राष्ट्रीय राजकुला या रूलिंग फैमिलीज था, एंड ये दशा कर्माकरा या फिर स्लेव्स या लेबरर्स, तो दो स्ट्राटा में डिवाइडेड थे। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस और जो भी अथॉरिटी थी वो इतनी भी ज्यादा ऑपरेसिव नहीं थी, ठीक? वो सबके ओपिनियंस को मैटर करने वाली एक उन्होंने पॉपुलर असेंबली भी फॉर्म करी टू हियर द ओपिनियंस ऑफ द अदर क्लान्स, अदर कम्युनिटी एज वेल। सो इतनी एक्सटेंसिव भी अथॉरिटी नहीं थी। गण संघास डिड नॉट ऑब्जर्व अ वर्ण सिस्टम, कोई वर्ण सिस्टम नहीं था। दीज रिपब्लिक स्टेट्स हैड गण परिषद, एक गण परिषद था या फिर असेंबली ऑफ सीनियर या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। सीनियर या रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की इनकी एक क्या थी, रिपब्लिक, एक पूरे एक गण परिषद या असेंबली थी। दिस गण परिषद हैज सुप्रीम अथॉरिटी इन द स्टेट, और ये गण परिषद की एक सुप्रीम अथॉरिटी थी स्टेट में।
जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते थे ये परिषद ही लेती थी। देन जो राजा होते थे वो एक रिप्रेजेंटेटिव होते थे असेंबली के मीटिंग ऑफ द रूलिंग फैमिली एंड ही एंजॉयड सोशल एंड पॉलिटिकल फैमिली। तो जो परिषद जो असेंबली जो बनी थी, तो जो चीफ होते थे किसी भी क्लान के वो रिप्रेजेंटेटिव होते थे असेंबली मीटिंग के एंड उनको कुछ सोशल और पॉलिटिकल पावर्स मिली हुई रहती थी। देन ये जो पहले जो प्री ऑक्यूपाइड ये मतलब दे वर प्री ऑक्यूपाइड विद वेरियस अदर रिलीजियस कल्ट्स एज वेल, नॉट सैक्रिफाइसेस बट और भी उनके रिलीजियस कल्ट से ये इनके दे वर प्री ऑक्यूपाइड विद अदर रिलीजियस कल्ट्स एज वेल। एंड द रिलीजियस ट्रेडिशन जो था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वो इस क्लास में ही एमर्ज होके मतलब सब उठ के ऊपर सबसे ज्यादा यही दोनों ट्रेडिशंस आए थे बिकॉज दे वुड आर ऑल्सो जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उनको नहीं मानते थे। तो इसीलिए ये दोनों ट्रेडिशंस जो थे रिलीजियस ट्रेडिशंस ये गण संघास में ज्यादा एमर्ज होके आए थे। इन गण संघास लैंड वॉज ओन्ड बाय क्लैन। लैंड जो क्लैन होता था पूरा वो लैंड ओन करता था बट लेबरर्स और स्लेव्स को हायर किया जाता था उस पर काम करने के लिए। क्षत्रिय पॉलिटिकल एलिट प्रोबेबली ऑल्सो द लार्जेस्ट लैंड ओनर्स इन द गनास। और इसमें भी यही था कि जो पॉलिटिकल ओलिगार्क थे या एलिट थे वो लार्जेस्ट लैंड ओनर्स थे गण संघास में। गण संघास टॉलरेटेड इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियंस एंड अनऑर्थोडॉक्स व्यूज। ठीक, ये सारे जितने भी ऑर्थोडॉक्स व्यूज थे लाइक जो हमसे नीचे वाले जो वर्ण होते हैं, नीचे जो क्लास होती हैं, ठीक उन वो अनटचेबिलिटी वाला उनके साथ नहीं बैठना है उठना है एंड सैक्रिफाइसेस जो भी हो गए ब्राह्मणकल सैक्रिफाइसेस। सो ये सारे जो भी मैलिस जो भी ऑर्थोडॉक्स व्यूज जो भी थे हमारे मोनार्की में या वैदिक पीरियड में उन सब के ये थोड़े से अगेंस्ट थे। तो दे टॉलरेटेड दे लिसन टू इंडिविजुअल एंड इंडिपेंडेंट ओपिनियंस एंड ऑल्सो दी अनऑर्थोडॉक्स व्यूज। In tribal oligarchy, each Raja was free to maintain his own little army under his Senapati so that each of them could compete with each other. और ट्राइबल ओलिगार्की में क्या होते थे, जो राजा होते थे मतलब जो क्लैन के जो फैमिली के जो चीफ होते थे हेड होते थे वो खुद की एक छोटी सी आर्मी बना सकते थे सेनापति के अंडर। एंड ताकि ये जो आर्मी अगर कोई आसपास की कोई और अगर गण संघास या रिपब्लिक्स उन पे अटैक करे तो एटलीस्ट ये अपने आप को डिफेंड कर सके, इसलिए ये छोटी सी एक आर्मी खुद मेंटेन कर सकते थे। स्लेव लेबरर्स फार्मर्स एक्सेट्रा ये इन रिपब्लिक्स में रहते थे and had a subordinate status politically and probably also economical and socially। तो मैंने जैसे बोला कि इस रिपब्लिक्स में भी थोड़े तो इविल्स थे, ठीक है, जितने भी स्लेव्स थे लेबरर फार्मर्स ये सब भी जो थे इनको भी यहाँ पे सबॉर्डिनेट एक स्टेटस मिला हुआ था पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली हर तरीके से। ये एक तरीके से थोड़े तो नीचे थे, इनको पूरी फुल्ली इनको फुल राइट्स इनको भी नहीं दिया गया था। एंड जो स्लेव सिस्टम था उसमें डोमेस्टिक स्लेव्स ज्यादा थे देन द स्लेव बीइंग यूज्ड इन द प्रोडक्शन। ज्यादातर हाउस होल्ड जो डोमेस्टिक स्लेव्स होते हैं वो ज्यादा थे यहाँ पे। ठीक। एंड जो दास करमारकरा थे, जो सेकंड स्ट्राइडर जो दास करमारकरा आते थे उनके पास वर्चुअली तो कोई राइट नहीं था। यू कैन सी हेयर, ठीक है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली एंड सोशली हर तरीके से उनका स्टेटस काफी नीचे था। They were not entitled to use the clan name and did not have rights to political participation। कोई भी clan name, ये लोग clan name नहीं ले सकते थे, ठीक है, एंड क्लैन का नेम नहीं ले सकते थे, नॉट एंटाइटल्ड टू यूज द क्लैन नेम। एंड उनके पास कोई भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो असेंबलीज में जो पार्टिसिपेशन था वो भी इसमें अलाउड नहीं थे। It is noted that Brahmins had no place in the early republics, nor did they recognize these states in their law book because they did not get privileges in republic like monarchies। वही है ना, जिस गली इज्जत में उस गली जाना नहीं। तो ब्राह्मण्स का क्या था कि ये लोग अर्ली रिपब्लिक के टाइम पे इनको कोई भी प्लेस नहीं दी गई थी, ना ही अपने इन्होंने किसी लॉ बुक में अर्ली रिपब्लिक्स के बारे में बात की है। जस्ट बिकॉज इनको वहां इज्जत ही नहीं मिली, प्रिविलेजेस ही नहीं मिले जैसे मोनार्कीज में मिले, सो देवर लाइक कि यार भाई उसमें हमारा कोई जिक्र नहीं है तो हम भी क्यों जिक्र करें। सो इन शॉर्ट दैट जो अर्ली रिपब्लिक्स थे they were against the brahmanical sacrifice and everything, so they are not into this brahmans and brahman clans and everything। ब्राह्मण वन सिस्टम के अगेंस्ट थे, तो ये ब्राह्मण्स को इतना उन्होंने माना भी नहीं।
Guns and Ghas को periodically conquered कर लिया गया, yet resilience of these republic was demonstrated by their appearance and continued presence until the mid 1 millennium C. सो जो गन संघास थे इनको कुछ टाइम के लिए कॉन्कर किया गया था, बट जो है इन्होंने बाद में फिर से फ्रीडम ली एंड इंडिपेंडेंट हो गए, एंड हम लोग देख सकते हैं कि इनकी प्रेजेंस जो है 1 मिलेनियम बीसी तक थी। रिपब्लिकन ट्रेडिशंस बिकेम वियर फ्रॉम द मॉडर्न पीरियड ऑनवर्ड्स, और जो रिपब्लिकन ट्रेडिशंस थे जब मॉडर्न पीरियड का स्टार्ट हुआ, मॉडर्न पीरियड, तो ये जो रिपब्लिकन ट्रेडिशंस थे वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए एक तरीके से, बिकॉज मॉडर्न्स ने पूरा ही एक्वायर कर लिया था। ठीक है, उन्होंने एक तरीके से होल ऑफ द इंडिया मॉरियंस एक्वायर्ड मॉरियन पीरियड के टाइम पे। सो उस टाइम पे फिर रिपब्लिकन ट्रेडिशंस जो क्या हो गए वो एक तरीके से खत्म होने लग गए। ठीक, अब आते हैं हम किंगडम या मोनार्की पे। तो किंगडम का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेरिटरी जिसको कोई किंग या क्वीन रूल कर रहा हो उसको हम लोग किंगडम बोलते हैं। 6th century BC, along with the Gansanghas, some kingdoms also emerged, particularly in the Ganga's plain. तो जो मोर फर्टाइल लैंड की तरफ ये गन संघास के साथ साथ ये लोग भी यहाँ पे इवॉल्व हुए ज्यादा फर्टाइल लैंड की तरफ, एंड ये लोग सेटल हो गए एट अ लेटर पीरियड देन गन संघास। तो गन संघास पहले है, फिर तुम्हारे मोनार्कीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनार्की अगर देखेंगे तो काशी, कोसला और मगध है। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग ऑफन लड़ाई करते थे आपस में फॉर देमसेल्फ, मींस क्योंकि सबको ही सेंट्रल पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स चाहिए था, बिकॉज वो ज्यादा फर्टाइल था, ट्रेड उनको वहां से मिलेगा। सेंट्रल पार्ट अगर उन्होंने एक्वायर कर लिया तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह वो लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो दे ऑफन फाइट अमंग देमसेल्फ, अपने डिफेंस और इकोनॉमी को स्ट्रेंथ करने के लिए भी ये लोग फाइट करते थे। पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी अगर देखेंगे तो किंग एंजॉयड इन द किंगडम, द किंग एंजॉयड द सॉवरेन पावर। किंग क्या थे, सॉवरेन पावर था, मतलब अगर किंग ने जो बोला वो क्या है, वो भगवान की विश है। ठीक है, किंगशिप वॉज एट्रीब्यूटेड टू द विशेस ऑफ द गॉड। सो जो किंग थे उनको एक सॉवरेन पावर की तरह माना गया है यहाँ पे। ऑल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सेंटर्ड अराउंड हिम ओनली। देन जितने भी फंक्शंस होते थे गवर्नमेंट के वो इन्हीं की इन्हीं के परमिशन से होते थे, इन्हीं के आस सराउंड में ही होते थे, एंड ये हेरिडिटरी था। किंग वॉज असिस्टेड बाय एडवाइजरी काउंसिल, जैसे सभा और परिषद, यहाँ पे भी सभा और परिषद एक एडवाइजरी काउंसिल से इनको असिस्ट किया जाता था। द किंग कुड कंपेल ओबीडियंस टू लॉ एंड यूज फोर्स इफ नेसेसरी। अगर किसी ने कोई अगर उन्होंने कोई किंग ने कोई लॉ बनाया तो सबको उस लॉ को मानना है, ये जरूरी था। ठीक, और किसी ने नहीं माना तो फोर्स अप्लाई कर सकते थे, पनिशमेंट दे सकते थे। कस्टमरी लॉज भी था जातीज के लिए एंड रीजन्स के लिए, अलग 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 जो जाति थी उनके लिए अलग अलग लॉज थे। ठीक है, एंड अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग लॉज थे। तो ये यहाँ पे मैलिस इवल्स ये यहाँ पे आए। Position of popular assemblies weakened in kingdom as kingdom was expanded over a large areas. अब जो पॉपुलर असेंबलीज थी वो धीरे धीरे वीक होने लग गई, क्योंकि किंगडम बहुत ज्यादा फैलने लग गया, अलग अलग जगहों पे एक्सपैंड करने लग गया टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की वजह से। तो पॉपुलर असेंबलीज जो थी वो वीक हो गई उनकी पोजीशन। लॉयल्टी अब क्या हो गई, लॉयल्टी शिफ्ट हो गई कास्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टू द किंग। ठीक है, मतलब अगर कोई किसी कास्ट से बिलोंग करता है तो अब लॉयल्टी उधर शिफ्ट हो जाएगी, कास्ट की तरफ एंड किंग की तरफ। द माइटी किंगडम्स ऑफन फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ गंगा प्लेन फॉर स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड इकोनॉमी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। The most important feature of administrative machinery was the rise of class of official known as Mahamatras. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर था एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का, उसमें क्या था, उसमें एक क्लास ऑफ ऑफिशियल्स उठ के ऊपर आए थे। ठीक है, जिनको बोला गया था महामत्रास। द स्टेट जनरली कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ किंगडम। एंड जो स्टेट थे वो जनरली क्या करते थे, वो जितना भी प्रोडक्शन जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता था किंगडम पे वो स्टेट ही कंट्रोल करते थे। द स्टेट हैड ऑल द राइट्स ओवर अनयूज लैंड, जितने भी अनयूज लैंड के जितने भी राइट्स होते थे, ठीक है, मतलब अनयूज लैंड जो भी है वो स्टेट के पास ही रहता था। जैसे कि हम मगध में देखेंगे तो उनके पास आयरन, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आयरन माइंस था, तो उन्होंने वहां मोनोपोली करी। तो किंग की वजह, किंग के बिना, ठीक,
कोई भी ट्रेड नहीं हो सकता था, ठीक? तो सारे जितने कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता था, एक्सचेंज नहीं हो सकता था। सो एक तरीके से किंग ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड हो रखा था प्रोडक्शन के ऊपर भी एंड अनयूज्ड लैंड के ऊपर भी। एंड जब वो पूरा वेस्ट लैंड और अनयूज्ड लैंड को क्लियर कर दिया जाता था, तो जो किंग थे उनको 1/6 मिलता था ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम द कल्टिवेशन। जनरल अफेयर्स को कौन देखते थे? सरवार्थाका जो थे वो जनरल अफेयर्स देखते थे। देन जस्टिस, जस्टिस जो है व्यवहारिका एक थे ऑफिशियल, वो जस्टिस दिलाते थे। एंड आर्मी को सेना नायक देखते थे। राजू घाकास का अगर देखेंगे तो राजू घाकास जो थे वो एक जो सर्वे होता था एग्रीकल्चर लैंड का, या जो किंग का जो मेजरमेंट होता था कि इस प्रोड्यूस पे इतने प्रोड्यूस पे कितने प्रोड्यूस पे किंग का शेयर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कौन करता था? राजू घकास करते थे। चीफ अकाउंटेंट को क्या बोला गया? गनाका। चैरियट्स भी होते थे वहां पे जो हॉर्सेस ड्रॉ करते थे या वाइल्ड एसेस। एंड उन चैरियट्स में कितने होते थे? 6 लोग होते थे, जिसमें से 2 कौन होते थे? धनुर्धर, बोमैन। 2 शील्ड बेयरर्स प्रोटेक्ट करने के लिए एंड 2 चैरिटर्स होते थे। किंग्स स्टार्टेड कलेक्टिंग कंपलसरी टैक्स। किंग्स ने कंपलसरी टैक्स भी कलेक्ट करना चालू कर दिया। बाली, भागा, कारा, शुल्क, टोल ड्यूटीज इंस्टेड ऑफ वॉलंटरी ट्रिब्यूट्स ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड। पहले अगर हम देखेंगे वैदिक एज में, तो वैदिक एज में मतलब जिसका मन होता था वो देता था, कंट्रीब्यूशन करता था, वॉलंटरी होता था। बट अब यहाँ पे कंपलसरी ही हो गया था। ठीक है, रिलीजन पे टैक्स लगता था। आप किसी जा रहे हो कहीं पे, अ, तो उस पे टैक्स लगता था, ये प्रोड्यूस पे टैक्स लगता था। सो ये सारे टैक्स लगते थे। भागा वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू। भागा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू है जो किंग विच गिव द किंग एन एपिथेट नोन एज शतभागिन। ठीक, जो बागा था वो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टेट रेवेन्यू है। बागा क्या है? बागा हमारा 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस जो भी होता है, मतलब जो 1/6 अगर किसी प्रोड्यूस किया गया है, कल्टिवेट किया गया है, तो उसका 1/6 ऑफ प्रोड्यूस वो जाता था किंग को। एंड और इसी जो ये इसको ही हम कहते थे शतभागिन। शतभागिन 1/6 जो हो गया हमारा, इसी को हमने बोला शतभागिन। ग्राम भोजिका जो थे वो इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी थे। ठीक है, ग्राम भोजिका क्या थे? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर थे। बागदूगा, बागदूगा वॉज अपॉइंटेड फॉर द कलेक्शन ऑफ भागा। जो बागदूगा थे वो भागा का कलेक्शन करते थे। जातकाज एक आए थे जो अपॉइंट होते थे एज द रॉयल ऑफिशियल्स फॉर मेजरिंग आउट ग्रेन्स टू बी सेंट टू रॉयल ग्रैनरी। ठीक है, जातकाज क्या करते थे? एक रॉयल ऑफिशियल्स होते थे, वो मेजर करते थे ग्रेन्स को, जो भी प्रोड्यूस होता था उसको मेजर करते थे, और कुछ पार्ट किया जाता था वो रॉयल ग्रैनरीज को जाता था, तो वो जातका का काम था। शॉली किका ये टोल ऑफिसर थे। एंड जो वर्ड शॉली किका है वो हमने धर्म सूत्राज से लिया है एंड शुल्क अध्यक्षा से लिया है इन द पाली टेक्स। फिर अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं, तो जो लॉयलिटी थी, जैसे मैंने पहले बताया कि वो कास्ट पे शिफ्ट हो गई। एंड टू द किंग, कास्ट जो भी किसी भी कोई भी इंसान अगर किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो लॉयलिटी उस इंसान की कास्ट की तरफ हो जाएगी, उसके कास्ट की तरफ एंड किंग की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीस्ट ऑफ वैदिक रिचुअल्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। मतलब अगर कोई भी किंग अगर उसको जो है थ्रोन पे बैठना है, तो उसको अश्वमेध यज्ञ जो है परफॉर्म करवाना ही पड़ेगा। तो वैदिक रिचुअल्स, प्रीस्ट, ये सब की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। पहले क्या था? पहले राइवलरी थी ब्राह्मण एंड क्षत्रिय में, बट अब इस किंगडम में उन्होंने सपोर्ट करना चालू कर दिया। क्योंकि एक तो प्रीस्ट को अगर अपनी अगर रूलर को अगर अपनी पोजीशन चाहिए तो उसको यज्ञ करवाना पड़ेगा, तभी उसका होल्ड माना जाएगा उस थ्रोन के ऊपर। और सेकेंडली क्या था? सेकेंडली यहाँ पे जो नीचे वाले थे, जो शूद्रास थे, वैश्य थे, उनको कंट्रोल करने के लिए इन दोनों का साथ होना भी जरूरी था। सो इसीलिए ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना चालू कर दिए। एक क्लियर डिविजन भी हमें देखने को मिला, रूलर एंड द रूल्ड एंड रिच एंड द पुअर। ठीक है, जो एक बहुत ही क्लियर डिविजन हमें देखने को मिला रूलर में एंड रूल्ड एंड रिच, और पुअर में हमको देखने को यहाँ पे मिला। वर्ण सिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ, तो हमें और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला और इविल्स एंड मैलिस सोसाइटी में देखने को मिला।
सब इंडिविजुअल ऑफ फैमिलीज पजेस्ट मोर लैंड देन अदर। कुछ इंडिविजुअल्स क्या थे, वो पजेस्ट करते थे ज्यादा लैंड देन दी अदर। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि एक वेल्थ के बेसिस पे भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। Every monarchy maintained its regular standing army and did not permit any group or groups of people to keep arms within its boundary. हर एक मोनार्की क्या करती थी, खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी। ठीक, मतलब अगर कुरु महाजनपद है तो कुरु महाजनपद की खुद की आर्मी होगी। अब वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा अपने स्टेट के अंदर कि तुम लोग अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी बनाओ। सो यहाँ पे ये नहीं था। देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, तो यहाँ पे वो वेल्थ के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन चालू हो गया था। ठीक है, सो ये हमने पढ़ा सोसाइटी और वो हमने पॉलिटी पढ़ लिया। तो ये हमने मोनार्की और रिपब्लिक्स का अलग अलग डिवीजन पढ़ा। अब हम इसके बेसिस पे देखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, गण संघास वर्सेस मोनार्कीज। तो पहले ये दे फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिगार्की असेंबली, मींस एक एलीट ग्रुप होते थे, उनके अंडर ये लोग काम करते थे। इसमें क्या होता था, लीडरशिप जो होती थी वो किंग और क्वीन के अंडर ही थी। सेकेंड, ईच राजा और ट्राइबल ओलिगार्क वाज फ्री टू मेंटेन इट्स ओन लिटिल आर्मी अंडर इट्स सेनापति। खुद की हर एक ट्राइबल ओलिगार्क अपनी खुद की लिटिल आर्मी बना सकता था। यहाँ पे किंग ने किसी को भी परमिट नहीं किया था, कोई भी अपनी खुद की आर्मी मेंटेन नहीं कर सकता था। बस एक ही आर्मी होगी जो किंग मेंटेन करेगा। एवरी ट्राइबल ओलिगार्क क्लेम्ड इन रेवेन्यूज फॉर फ्रॉम पीजेंट। अब जैसे कि एक ग्रुप ऑफ कॉन्फेडरेसी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक गण संघात है जिसमें 8 क्लान्स है। ठीक है, 8 क्लान्स है एक गण संघात में। तो अब जो भी पीजेंट अपना वो करेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करेगा, तो हर एक ओलिगार को क्या मिलेगा, हर एक ओलिगार को हर एक ओलिगार को उसका एक रेवेन्यू, उसका एक पोर्शन मिलेगा। तो इसमें यही है कि एवरी ट्राइबल ओलिगार क्लेम्ड इन रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट, हर एक ओलिगार को मिलेगा। देन इसमें क्या होता था कि जो रेवेन्यू होता था, जो टैक्स होता था, उसका जो सोल ओनर होता था वो किंग ही होगा। सिर्फ किंग ही को आपको टैक्स पे करना है और किसी को आपको नहीं करना है। फिर गण संघास जो है हिमालयंस पे थे, फुटहिल्स इन दी ईस्टर्न इंडिया। एंड यहाँ पे ये लोग फर्टाइल एल्यूवियल ट्रैक्स में थे ऑफ दी गंगा वैली। ब्राह्मण्स जो थे यहाँ पे बैकग्राउंड में चले गए थे, इतना हमें ब्राह्मण्स रिचुअल्स, ब्राह्मण्स गण संघास में देखने को नहीं मिला था। और मोनार्कीज में जो ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस था, जो होल्ड था, वो बहुत ज्यादा था मोनार्की में। किंगशिप यहाँ पे हेरिडिटरी नहीं थी, यूजली इलेक्ट करते थे चीफ को। ठीक है, एंड जो चीफ इलेक्ट होते थे उनको गणपति या गणराज, तो जो पॉपुलर जो होते थे बाकी क्लान्स में, उस उनके चीफ को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता था। यहाँ पे हेरिडिटरी होती थी या जितनी भी पावर्स थी वो किंग और उसकी फैमिली के पास ही रहती थी। देन गण संघात में हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखी। अगर हम कॉन्फेडरेसी की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हर एक क्लैन से एक एक चीफ बाहर निकल के आता है। एंड अब वो चीफ क्या होता है, वो अपने क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें यहाँ देखने को मिली। काउंसिल डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे इश्यूज को इन द हॉल, जिसको संथागरा कहा गया। सलाहकार की मदद से वोटिंग हुई। एंड सलाहकार गहापका क्या करते थे, वो इंश्योर करते थे कि जो है वोटिंग जो है वो पूरी क्रिस्टल क्लियर मैनर से विदाउट इम्पार्शियलिटी के वोटिंग हो। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर सब किंग के पास थी, जिनको मिनिस्ट्री जो थी, जो एडवाइजरी काउंसिल्स थी, वो असिस्ट करती थी। अगर किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें आयरन थ्रोन है, ठीक है, तो आयरन थ्रोन, अब वहां पे जो फैमिली, वो मोनार्की मान लो, ठीक, वो अब वहां पे एक राजा बैठा है। अब उसके जो राजा है उसके आसपास के जो उनकी जो फैमिलीज हैं वही सिर्फ पावर्स एंजॉय कर सकती हैं। फिर नीचे अगर देखेंगे तो हैंड्स ऑफ द किंग, ठीक है, कॉइन्स, आई गेस कॉइन मास्टर, ये सारे उनके क्या हो गए, ये उनके एडवाइजरी काउंसिल थे। तो यही मोनार्की में बोला गया कि राजा है, राजा के अब एडवाइजरी काउंसिल है, जैसे परिषद और सभा एक एडवाइजरी काउंसिल वहां पे भी गेम्स ऑफ थ्रोन्स में, तो यहाँ पे भी ऐसी है। एंड विद द इमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिविनिटी ऑफ द किंग, वहां किंग क्या है, सबसे ऊपर है। ठीक है, एंड प्रीस्टली रिचुअल्स भी इन्फेसिस किया गया। एंड सेंट्रलिटी ऑफ द पॉपुलर असेंबली जो थी रेड्यूस हो गई, जस्ट बिकॉज एक्सपैंड किया किंगडम। तो जो पॉपुलर असेंबली की जो पावर थी, पॉपुलैरिटी थी जो असेंबलीज की, वो रेड्यूस हो गई। गण संघास हैज ओनली 2 स्ट्राटा, 2 ही स्ट्राटा थे, दैट इज
Kshatriya Rajkula and Dasa Karmakara. एंड यहाँ पे कास्ट लॉयल्टी एंड लॉयल्टी टुवर्ड किंग्स थी, ठीक, ये इनकी थी। एंड प्लस ये वर्ण सिस्टम पे भी ये बेस्ड थे, ये डिवीजन था यहाँ पे। गन संघास टॉलरेंट थे देन दी किंगडम, ये थोड़े अनऑर्थोडॉक्सल व्यूज जो थे, ठीक है, एंड इंडिविजुअल ओपिनियंस, इन सब की तरफ ये थोड़े से ये टॉलरेंट थे। दे आर नॉट कंप्लीटली ऑर्थोडॉक्स। देन इट इज बिकॉज ऑफ दिस टॉलरेंस, क्योंकि ये अनऑर्थोडॉक्सल व्यूज को ये टॉलरेट कर लेते थे, तो महावीर और बुद्धा जो थे वो बहुत ही प्रॉपरली यहाँ से प्रोपेगेट कर सके अपनी फिलोसफी एक अनरिस्ट्रिक्टेड वे में इन गणसंघास एज कम्पेयर टू किंगडम्स। एंड यहाँ पे ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस थ्योरी ज्यादा किंगडम में फैली हुई थी, ब्राह्मण्स का ज्यादा होल्ड था, तो वो लोग ये जितने भी अनऑर्थोडॉक्सल व्यूज थे वो उसको पूरी तरीके से कंप्लीटली डिनाई करते थे। तो इनकी ब्राह्मण्स के होल्ड की वजह से यहाँ पे जो फिलोसफी थी महावीर एंड बुद्धा की, वो इतनी अच्छे से प्रोपोगेट नहीं हो पाई, बाद में हुई बट स्टार्टिंग में नहीं हो पाई। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।